नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट प्रयागराज से डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो होता है उसके मेडिकल साइंस में अभी हमारे पास लेटेस्ट क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये वीडियो उसी टॉपिक पर आधारित रहेगा। दोस्तों, जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है उसका ट्रीटमेंट बेसिकली हमें पहले उसकी क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा कि किस स्टेज में हमारी डिजीज़ है, उस हिसाब से इस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में आपको नहीं समझाऊंगा। एक मोटा मोटी अगर हम समझें तो फिकेट एंड आर्कलेट नाम की एक क्लासिफिकेशन होती है और इसमें 4 ग्रेडिंग बेसिकली होते हैं एवियन के। तो ग्रेड 1 ऐसा होता है जिसे हम एक्सरे पे देख करके नहीं पहचान सकते। पेशेंट को हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं और यूजुअली ये चीज़ MRI पर आकर के दिखती है। स्टेज 2 ऐसा स्टेज है जिसमें थोड़े एक्सरे में चेंजेस हो सकता है दिखे और कूल्हे की जो हड्डी है उसका खोखलापन शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्ड्रल सिस्ट का बनना। मतलब कूल्हे की हड्डी के अंदर खड्डे बन जाते हैं, अंदर थोड़े थोड़े सिस्ट बन जाते हैं। तीसरा जो स्टेज है दोस्तों, इसमें हमारे कूल्हे की जो बॉल है उसका शेप खराब होने लगता है या फिर वो फ्लैटन होने लगती है। और चौथी स्टेज जो एडवांस स्टेज है एवियन की, इसमें पूरी तरह से आर्थराइटिस हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हमारे जनमानस में बहुत ज़्यादा इस पर डाउट है, संशय है। कई लोग ये दावा करते हैं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट हमने स्टेज 3, स्टेज 4 का 1 हफ्ते की दवा, 3 हफ्ते की दवा पूरी तरह से ठीक कर दिया और एकदम पेशेंट अच्छा हो गया। इस बात पे मैं आपको, इन दावों के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। जो भी हमारी जो एलोपैथी है उसमें जितने भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक प्रॉपर स्टडी होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल समझें कि किसी एवेस्कुलर नेक्रोसिस के एक डॉक्टर ने दुनिया के किसी कोने में पेशेंट्स देखने शुरू किया और उसने लगभग 50 पेशेंट्स में अपना एक ट्रीटमेंट मोडालिटी को टेस्ट किया और उसने बोला कि नहीं, ये अच्छा है। इसी तरह से और दूसरे कोनों में बहुत सारे डॉक्टर ने, किसी ने 100 पेशेंट्स की स्टडी की, किसी ने 200 पेशेंट की स्टडी की, किसी ने 1000 पेशेंट की स्टडी की। तो इन सारी स्टडीज़ का हम लोग मिल के एक मेटा एनालिसिस करते हैं जो कि एक बहुत बड़े ग्रुप में हो जाता है, लगभग 5000 10,000 प्लस ग्रुप में। और फिर इन पेशेंट्स को हम रेगुलर फॉलोअप करते हैं आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल। जब इतने लंबे समय तक हम उन पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, लगभग 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, उसके बाद हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं किसी प्रोसीजर के बारे में। जैसे कि पहले वाले डॉक्टर ने 25 पेशेंट्स को अपने मेथड से ट्रीट किया और वो मेथड सक्सेसफुल है, लेकिन क्या उसको हम पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रुप है वो खाली 25 लोगों का है। वहीं अगर किसी डॉक्टर ने 500 पेशेंट्स के ग्रुप पे ये स्टडी की है, लेकिन उन्होंने स्टडी खाली 1 साल के लिए देखी या 6 महीने के लिए देखी, तो क्या हम उसको जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेटा एनालिसिस यही चीज़ होती है। तो हमारी जितनी भी प्रोटोकॉल हैं ट्रीटमेंट के, वो सारे मेटा एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं और प्रॉपर स्टडी पे बेस्ड होते हैं। तो आप इन भ्रामक दावों के पीछे बिल्कुल भी ना जाएं और अगर कोई दावा कर रहा है तो उनसे वो स्टडी की डिमांड करें जिस बेसिस पे वो ये ट्रीटमेंट आपको ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेडिकल साइंस में हम ट्रीटमेंट देखें एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दो ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से बेनिफिट हो सकता है। स्टेज 3 एक ऐसी स्टेज है जिसमें अगर हम दवाएं या मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कुछ हद तक हम उसको, जो उसके बढ़ने का दर है, उसको धीमा कर सकते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में दोस्तों कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो फीमर हेड के ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती हैं। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो वहाँ की आसपास की हड्डी को मजबूत करती है। मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ही साधारण एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फीमर का एवेस्कुलर नेक्रोसिस का अर्थ है कि हमारी हड्डी एक सख्त पत्थर की जगह एक उबले आलू जैसी हो गई है, बॉइल्ड पोटैटो जैसी। तो जैसे आप जानते हैं, बॉइल्ड पोटैटो को अगर आप हल्का सा एक धक्का दे तो वो कोलैप्स होकर क्रम्बल हो जाता है, पूरा बैठ जाता है। तो वही चीज़ एवेस्कुलर नेक्रोसिस में है। तो जो हमारे दोस्त स्टेज 1, स्टेज 2 एवेस्कुलर नेक्रोसिस पे हैं, उन्हें वेट बेरिंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।
आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते गलती से भी जो आपके कूल्हे पे झटका दे और उस बॉइल्ड पोटैटो को कोलैप्स कर दे, कमज़ोर हड्डी को कोलैप्स कर दे, दबा दे। क्योंकि अगर एक बारी कोलैप्स हमारी हड्डी में दिख गया तो वो डेफिनेटली स्लोली धीमे धीमे प्रोग्रेस होके स्टेज 3 स्टेज 4 तक जाएगा। तो मैक्सिमम दोस्तों जो दावे किए जाते हैं ट्रीटमेंट के, दवा के, वो स्टेज 1 स्टेज 2 में होते हैं, जो कि नॉर्मली मेडिसिन से वैसे भी ठीक हो सकते हैं अगर हम ये वेट बेयरिंग प्रोटोकॉल फॉलो करें, मतलब कूल्हे की हड्डी पे झटका बिल्कुल भी ना दें। अब हमारे ऐसे पेशेंट जो स्टेज 2 एडवांस या स्टेज 3 पे हैं, उनके लिए एक सर्जिकल ऑप्शन और होता है जिसे हम बोलते हैं कोर डीकम्प्रेशन। दोस्तों कोर डीकम्प्रेशन का अर्थ है, डीकम्प्रेशन का मतलब होता है कि कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है उसको रिलीज़ कर देना। तो बेसिकली हम इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम कूल्हे के हड्डी के अंदर ड्रिल होल्स करते हैं, छोटे छोटे छेद बनाते हैं, इस उम्मीद में कि वो छेद से प्रेशर जो कूल्हे की हड्डी के अंदर है वो रिलीज़ हो जाएगा और ब्लड सप्लाई वहाँ पर बढ़ सकती है। जब हम ये छेद करते हैं वहाँ पर एक स्पेस बनती है और उस स्पेस में हम आपके ही शरीर की हड्डी, ऑटोलोगस बोन ग्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, या पैर की छोटी वाली हड्डी जिसे फिबुला ग्राफ्ट बोलते हैं, या फिर कई बारी ऑटोलोगस बोन कंसंट्रेट वहाँ पर फिल कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये उम्मीद करते हैं कि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और वो कूल्हा बच सकता है। लेकिन दोस्तों इस प्रोसीजर के सक्सेस रेट्स थोड़े से इनवेरिएबल हैं, मतलब इसके कोई गारंटीड रिजल्ट्स नहीं हैं। और इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई इमारत की जो पिलर्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और हम उसमें वापस से ड्रिल होल करें तो वो इमारत और ज़्यादा ढहने की चांसेस उसके बढ़ भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस से हो सकता है कि हमारा जो प्रोग्रेशन है एवियन का वो कम हो जाए, लेकिन हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि इससे हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को इस तरह से ध्यान में रख के आगे किया जा सकता है कि हम हो सकता है कुछ एक फेंट चांस है कि हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच जाएं। लेकिन जो दोस्त हमारे स्टेज 4 या फिर एडवांस आर्थराइटिस वाले स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनके लिए फिर एक ही ऑप्शन होता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, टाइमली इंटरवेंशन किया जाए तो उससे एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत से वीडियोज़ हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बेसिस पे, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब विदा लूँगा इस वीडियो से, आपका धन्यवाद।